हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो अपने 10,000 प्लस से क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, उसका अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑलराउंडर क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। यानी इस तरह के क्वेश्चन है वो हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से तैयार की गई जो आपके लिए पीडीएफ है दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैसेज करने पर ही मिलेगी दोस्तों। और वीडियो को पूरी देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम के टाइम लगभग आप 2-3 बार इसको देखे हुए तो सारे क्वेश्चन आपको मतलब रिवीजन हो जाएंगे, एक तरह से याद हो जाएंगे। तो प्ले लिस्ट बनी हुई अलग अलग दोस्तों। चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन क्लासें आपको अपडेट हर तरह की मिलती रहती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी 25-30 के लगभग क्वेश्चन आपको एक वीडियो में जल्दी से मिल जाते हैं 5-10 मिनट में। तो यदि सप्लाई का फेज क्रम अगर बदल दिया जाए तो कौन सी लोड है वो प्रभावित होंगे। सप्लाई यहाँ पर 3 फेज की पूछी है दोस्तों, थोड़ी सी टाइपिंग नहीं हुई, लेकिन 3 फेज की जो सप्लाई है वो उसके फेज अगर बदल दिए जाए तो कौन से लोड प्रभावित होंगे। तो इसमें से होंगे दोस्तों 3 फेज की मोटरें सर्वाधिक प्रभावित यही होंगी। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर की आउटपुट किस में होती है दोस्तों। तो किलो वोल्ट एम्पियर में, KVA, किलो वोल्ट एम्पियर में इसका आउटपुट है वो अल्टरनेटर की आउटपुट होती है दोस्तों। HP में किसकी होती है दोस्तों, मोटर की, मोटर जो होती है उसकी HP में। और अन्वेष रिले निम्न में किस पर आधारित है, युक्ति है। अन्वेष की कई बार क्या फुल फॉर्म में पूछ लिया चाहिए तो नो वोल्ट कॉइल है अन्वीसी, यानी नो वोल्ट यानी वोल्टेज न होने पर अपना जो कार्य करती है वो कौन सी होती है, अन्वीसी। तो चुंबक उष्मीय चुंबकीय सिद्धांत या उष्मीय या गैस का ताप का, तो अन्वीसी का सिद्धांत होता है दोस्तों कार्य करने का, चुंबकीय सिद्धांत। यानी जब परिपथ में सप्लाई नहीं जा रही है तो उस समय उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा और वो परिपथ को क्या है, तोड़ देगी। यानी इस प्रकार के परिपथ में जो अन्विष है वो लगी रहती है। जब इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें सप्लाई प्रभावित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने के कारण इसको जकड़े रखती है, इस परिपथ में अपना जो कार्य करती रहती है। लेकिन परिपथ में सप्लाई बंद हो जाने पर चुंबकीय क्षेत्र इसका समाप्त हो गया और परिपथ को भंग कर देती है, नो वोल्ट कॉइल। और किन ही 2 फेज वाइंडिंग से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है। 2 फेज वाइंडिंग में से प्रभावित, फेज करंट, स्टार करंट, लाइन और डेल्टा। तो 2 फेज वाइंडिंग या 2 फेजों में से प्रभावित होने वाली धारा लाइन धारा कहलाती है दोस्तों, लाइन करंट या लाइन धारा। और अगर एक फेज और एक न्यूट्रल में से प्रभावित होने वाली धारा कौन सी होगी, फेज धारा होगी। और 2 फेजों में से प्रभावित होने वाली लाइन धारा और एक फेज और एक न्यूट्रल में से प्रभावित होने वाली फेज करंट या फेज धारा। इंटरपोल में हंटिंग दोस्तों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का, कंपटीशन वाइंडिंग, सैलिएंट और डैम्पर वाइंडिंग। तो सभी का अपना अलग अलग सिद्धांत है दोस्तों। अल्टरनेटर में अगर हंटिंग दोस्त दूर करेंगे तो इंटरपोल का प्रयोग हम करते हैं, इंटरपोल। कंपनसेटिंग वाइंडिंग विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए होती है दोस्तों। और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा लाइनमैन के लिए और शिफ्ट अटेंडेंट यानी SA के लिए, PSPCL के लिए और PSTCL, UPPCL, UPRNL, TG2, DRDO, इसरो, जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आजकल बनने लगे हैं, तो उनमें काम आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरी देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा मतलब आपके लिए जो मेहनत करते हैं तो सहयोग कीजिएगा। और निम्न में से ठोस संचालक नहीं है। और हरियाणा लाइनमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम और अच्छी सीटें हैं, कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा इसमें। तो एग्ज़ाम तक आपको अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। वन लाइनर जो नोट्स के रूप में भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, तो उनको भी चेकआउट कीजिएगा। और निम्न की असाइनमेंट बुक है वो करवाई जा रही है, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो ठोस अचालक नहीं है, अब्रक नहीं है, या कांच, शेलक या एपोनाइट। तो है तो सभी अचालक, लेकिन ठोस ये 3 हैं, अब्रक, कांच और एपोनाइट। लेकिन जो शेलक है वो एक नरम प्रकृति का होता है दोस्तों, जिस प्रकार अपना पेस्ट के रूप में होता है, ये एकदम बिल्कुल नरम मुलायम होता है। तो शेलक है वो कि ठोस अचालक नहीं है तो अचालक। ऐसी परिपथों का वह गुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ लाइनमैन में भी आया क्वेश्चन। तो वह गुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध करे, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, प्रतिघात, परिवेशिता, तो वो होगा दोस्तों कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। और जो धारा मान में परिवर्तनों का विरोध करे वो होता है इंडक्टर या इंडक्टेंस का इसका गुण होता है। तो वोल्टेज वाला कैपेसिटेंस होगा और धारा परिवर्तन का विरोध इंडक्टेंस होगा दोस्तों।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का वो पालन किया जाता है कहाँ पर? डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग है वो डीसी मोटर में किया जाता है दोस्तों, और जनरेटर में दाएं हाथ के नियम का प्रयोग है वो किया जाता है। ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर वो कार्य करता है दोस्तों, और अल्टरनेटर है वो किस सिद्धांत पर? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ही कार्य करता है अल्टरनेटर भी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो या वीडियो आपको कैसी लगी, कोई भी आपने प्रतिक्रिया देनी हो तो प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 1200 ओम प्रतिरोध वाला एक हीटर 2.5 एम्पियर यानी 2.5 एम्पियर लेता है, तो 1 घंटे में उत्पन्न उष्मा H बराबर, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगता है दोस्तों। और न्यूमेरिकल आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से क्या है अपना जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाता है दोस्तों। H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर यानी 2.5 2.5 इंटू 2.5 इंटू आर यानी 1200 ओम और टी यानी समय सेकंड में 1 घंटा यानी 3600 सेकंड। तो पूरे इस क्वेश्चन को हल करने पर इसका राइट आंसर है वो 27 मेगा जूल आता है दोस्तों। 27 मेगा जूल यानी उष्मा किस में होती है? जूल में। तो 27 मेगा जूल इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऐसी परिपथों में शिखर और प्रभावी मानों का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? शिखर और प्रभावी मानों का अनुपात एक क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में। शिखर आरएमएस पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात यानी कौन सा होता है? तो फॉर्म फैक्टर यहाँ पर बताया गया दोस्तों। ऐसी परिपथों में शिखर और प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर किसको बोल सकते हैं? फॉर्म फैक्टर यानी प्रभावी बट्टा में औसत। यानी सारे क्वेश्चन है वो एटीज जो सेम टू सेम यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में आए हैं वहाँ से उठाए गए हैं, वहाँ से जो पीडीएफ है वो तैयार की गई दोस्तों। तो फॉर्म फैक्टर प्रभावी बट्टा में औसत। प्रभावी किसको बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू होती है यानी 0.707 आरएमएस वैल्यू, और औसत वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू। इसका अनुपात एवरेज कितना होता है? 0.637 यानी औसत वैल्यू को मान ऐसी राशियों का कितना होता है? 0.637 और आरएमएस वैल्यू 0.707। कई बार तो क्वेश्चन सिंपल से पूछ लिया जाता है किसी भी ऐसी परिपथ में कोई राशि है तो उसका आरएमएस मान कितना होता है? तो 0.707 और औसत 6.37 यानी 0.637। तो फॉर्म फैक्टर किसका होता है? प्रभावी बटा में औसत। इसका अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर होता है। और आरएमएस मान और एवरेज वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना दोस्तों? अधिकतम मान होता है इसका 1.11 फॉर्म फैक्टर का मान होता है। औसत मान आपको बता दिया है 0.637। कई बार सिंपल सी वैल्यू पूछ ली जाती है कंपटीशन एग्जाम में। तो अल्टरनेटर के रोटर को प्रदान किया जाने वाला एक्साइटर जो वोल्टेज पैदा करता है वो कौन सी होती है? एसी होती है डीसी? अगर एसी होती है तो कौन सी? उच्च होती है या उच्च डीसी होती है? तो होती तो वो डीसी है, लेकिन कौन सी होती है दोस्तों? उच्च मान की डीसी होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से आवर्ती किसके समानुपाती है? टर्न की संख्या के समय के फ्लक्स के घूर्णन गति की। तो टर्न संख्या यानी इस प्रकार फ्रीक्वेंसी का हमसे पूछा है आवर्ती एफ बराबर पी एन बटा में 120। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों। इस प्रकार कोई सूत्र लगा कर क्या है देख लिया करो, आपको जो अपना लॉजिक है वो क्लियर हो जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी किसकी चीज़ के समानुपाती है यहाँ पर दिए नहीं है, लेकिन फिर भी पोल के समानुपाती, और एक कौन सी होगी? गति के एन। तो टर्न समय फ्लक्स घूर्णन गति एन के समानुपाती होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या है? गति बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। पोल की संख्या बढ़ने पर भी क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन गति क्या है उस समय घट जाएगी। पी अगर हम ज्ञात करते हैं पी बराबर एफ इंटू 120 बटा में एन। इस प्रकार फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पोल बढ़ने पर भी क्या है? गति बढ़ेगी। पोल की संख्या पोल के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पोल बढ़ने पर क्या है? गति एन है वो घटेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी जब पोल भी बढ़ेंगे और गति बढ़ेगी। इस प्रकार घूर्णन गति बढ़ने पर क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इसके समानुपाती होती है। अम्केश प्रणाली में शक्ति का मात्रक वाट प्रति मिनट, जूल प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड रहने वाला है। तो थोड़ी सी क्या वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल रही दोस्तों, इसके लिए सॉरी, लेकिन जल्दी आपको रेगुलर वीडियो है वो हरियाणा लाइनमैन वाला जो एग्ज़ाम है हमारा मेन फोकस है। एक बड़ा एग्ज़ाम यही है अब तक, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप लगातार देखिएगा इन वीडियो को, तो जब भी आपको समय मिलता है डबल स्पीड कर भी आप इनको देख सकते हो, तो आपके क्वेश्चन क्या एक रिविजन हो जाएंगे। तो बैटरी को अधिक धारा पर आवेशित और निरावेशित करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यानी बैटरी को उच्च मान की धारा पर चार्ज किया और उच्च मान की धारा पर हमने डिस्चार्ज कर दिया, तो सल्फेशन दोष, सेडिमेंटेशन या कोरोजन या बकलिंग दोष। तो राइट आंसर इसका दोस्तों बकलिंग दोष होगा। यानी बैटरी को अधिक धारा पर हमने चार्ज कर लिया तो उसकी प्लेटें क्या है फूल जाती हैं और फूल करके आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, तो इसका बैटरी क्षतिग्रस्त हो जाती, खराब हो जाती है। इस दोष को बकलिंग या एक व्याकुंचन, दूसरा नाम होता है व्याकुंचन दोष। व्याकुंचन भी कई बार पूछा जाता है। और कोरोजन क्या होता है, टर्मिनलों पर क्या है अचालक पड़ता है वो जम जाती है, कोरोजन दोष होता है दोस्तों। इस दोष से बचने के लिए क्या है, टर्मिनलों पर कोई ग्रीस या ऑयल की कोई परत चढ़ाई जाती है। और सेडिमेंटेशन दोष यानी प्लेटों के बीच में नीचे कचरे की एक ढेरी लग जाती है, तो इससे क्या है प्लेटें भी शॉर्ट हो जाती हैं। तो इसके दोष को दूर करने के लिए क्या है सेल या बैटरी में से आसुत तेल का प्रयोग वो किया जाना चाहिए। हार्ड सल्फेशन यानी गंधक, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो निष्क्रिय अवस्था में लंबे समय तक सेल या बैटरी को पड़े रहने से क्या इसका इलेक्ट्रोलाइट है वो गाढ़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है एकदम बिल्कुल, और वो कार्य करने योग्य नहीं होता। तो उसमें उस दोष को क्या बोलते हैं, सल्फेशन दोष कहते हैं दोस्तों। इस दोष को दूर करने के लिए बैटरी को बहुत ही लंबे समय तक निम्न मान की धारा कितनी 3 से 5%, 3 से 5% एम्पियर नहीं है दोस्तों, 3 से 5%, यानी बैटरी जितनी धारा लेती है उसका 3 से 5% को लंबे समय तक वो रख दिया जाता है चार्ज करने के लिए। एक 500 वाट और 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध आरी पूछा है आर बराबर, तो V दिया है और P दिया है, तो V² बटा में P, इस फॉर्मूले से हमें प्रतिरोध तैयार करते हैं। वोल्टेज यानी 250 इंटू 250 बटा में 500, तो इसको हल करने पर 5 और 55 125, तो बी ऑप्शन इसका रहने वाला है। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी तरह के न्यूमेरिकल वो पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं, इससे इनका कोई लेवल बड़ा नहीं होता। दिल्ली मेट्रो में थोड़ा सा क्वेश्चन है वो तो मतलब बढ़ाकर पूछ लिया जाता है, लेकिन और भी कंपटीशन एग्जाम है जैसे हरियाणा टेक्निकल बोर्ड है, इस तरह क्वेश्चन है वो नहीं पूछता दोस्तों। तो शंट वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट, मोटे तार कम लपेट या पतले तार कम लपेट। तो शंट वाइंडिंग होती है दोस्तों पतले तार के अधिक लपेट होती हैं शंट वाइंडिंग, और मोटे तार के अधिक लपेट नहीं होती, मोटे तार के कम लपेट होती है किसमें, सीरीज वाइंडिंग में। इसमें 1 या 2 ही टर्न होते हैं और मोटे तार वाली होती है। शंट वाइंडिंग क्या होती है, पतले तार की और अधिक लपेट, और सीरीज वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार के कम लपेट होती है। 30 फैरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हो तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बहुत अच्छा इसमें लॉजिक होता है दोस्तों। कैपेसिटर आपको पता है कि कैपेसिटेंस और रजिस्टेंस दोनों क्या है, विलोमानुपात में कार्य करते हैं। जिस प्रकार रजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो उस समय कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में घटता है। कैपेसिटेंस को उसी तरह ज्ञात करेंगे जिससे समांतर में हम प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। तो श्रेणी क्रम में कैपेसिटेंस को इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं 1/CT बराबर यानी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस प्रकार। तो इसका 3 कैपेसिटर है श्रेणी क्रम में 30 फैरेड के। एक इसका लॉजिकल लगता है दोस्तों, यानी श्रेणी क्रम में यानी हमें पता है ज्ञात तो इस तरह होगा, समांतर की तरह ज्ञात होगा, लेकिन 30 फैरेड का है तो इसका जो उत्तर है वो प्रत्येक 30 का है तो आंसर है वो 30 या 30 से अधिक नहीं आएगा, 30 से कम ही आएगा कभी भी। जिसे कोई भी मान लिया जाता है जिससे 5-5 के हैं 3 और समांतर क्रम में प्रतिरोध है तो उसका कुल प्रतिरोध तो 5 से तो बिल्कुल कम ही आएगा, 1 होता है 1 से कम ही आता है। और ऑप्शन देखें तो एक मतलब इन 30 से कम वाला एक ही ऑप्शन है 10 फैरेड। तो सिंपल सा इसमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एग्जाम में टाइम बचता है वो देख लिया करो। यानी 30 होगा, 30 तो होगा ही नहीं, सॉरी 30 नहीं होगा और 30 से ऊपर नहीं होगा, तो वो कितना है यहाँ पर 90 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है 10 वाला, तो राइट आंसर 10 होगा। बाकी इसका इस हिसाब से आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस समांतर में हल करते हैं उसी तरह।
डीसी सीरीज मशीन में किसका मान है वो स्थिर नहीं रहता, चालकों का, गति का, पोल का, किसी का भी नहीं। तो डीसी सीरीज मोटर में वो गति का मान है वो स्थिर नहीं रहता कभी कभी। चालक एक बार लगा दिए तो नहीं होंगे, पोल भी एक बार जो मतलब जो मोटर को बना दिया जाता है उसमें जो पोल लगाए जाते हैं वही होते हैं, बदलते नहीं। गति क्या है, लोड के अनुसार वो गति बदलती रहती है, वो कम या ज़्यादा होती रहती है, तो स्थिर नहीं होती। निम्न चालकों में से सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध किसका है, पित्तल, लोहा, जर्मन सिल्वर का और नाइक्रोम का। तो ये तो मतलब इसका विशिष्ट प्रतिरोध है, अधिक नहीं है, ये है दोस्तों। तो इनमें से अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो तो राइट आंसर का नाइक्रोम का ही होगा। नाइक्रोम इसी कारण इसका क्या है, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट यानी उसमें उपकरण में नाइक्रोम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो सर्वाधिक होता है दोस्तों नाइक्रोम का। निम्न में से कौन सा कार्य डीसी के द्वारा नहीं किया जाता, तो धातु शोधन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी ये तो इसका ही नाम हो गया। तो ये होगा डीसी, धातु शोधन का कार्य हम डीसी से करते हैं, बैटरी चार्जिंग भी करते हैं, तो लेकिन प्रत्यावर्ती यानी घूमने वाला एसी का जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो एसी सप्लाई से ही हम बनाते हैं, क्योंकि डीसी की सप्लाई क्या होती है, स्थिर होती है। तो डीसी के द्वारा हमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकते, जो एक एसी की सप्लाई से ही बनता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों, सॉरी पावर फैक्टर। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मान कितना होता है दोस्तों, 0 से 1 के बीच होता है। लीडिंग और लैगिंग और इकाई यानी यूनिटी, 3 तरह के मान इसकी प्रकृति होती है मान की, और अधिकतम मान इसका 0 से 1 के बीच होता है। और पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत है, लेकिन लंबी वीडियो क्या है स्टूडेंट है वो देखना पसंद नहीं करते, तो थोड़े से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। निम्न में से प्रतिबाधा का मात्रक है, यानी प्रतिबाधा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हम किस में मापते हैं, तो वाट, ओम, हेनरी, फेरड। तो फेरड किसका है दोस्तों, कैपेसिटेंस यानी धारिता का है फेरड, और हेनरी इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस का। तो ओम यानी रेजिस्टेंस प्रतिबाधा जो होती है ऐसी परिपथों में, प्रतिबाधा यानी आर और जेड दोनों को मिलाकर, और एक होता है एक्सएल, एक्सएल एक्ससी, यानी आर तो होता है डीसी परिपथों में, यहाँ पर होता है एक्सएल और एक्ससी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इन दोनों को मिलाकर इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस किस में मापी जाती है दोस्तों, ओम में। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इम्पीडेंस। और ऐसी परिपथों का कुल अवरोध क्या कहलाता है, तो कुल अवरोध ऐसी परिपथों का प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिरोधकता या प्रतिबाधा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिघात। ऐसी परिपथों का कुल अवरोध यानी एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इन दोनों को मिला दिया जाता है तो वो मिलता है जेड यानी इम्पीडेंस, जो हमने ऊपर बात की थी। और इम्पीडेंस को क्या बोलते हैं, प्रतिघात। अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने पर रोटर कंपन करने लगता है, तो इसका कौन सा कारण होता है दोस्तों, तो इसका कारण होता है ओवरलोडिंग, कम्यूटेशन हिंटिंग और रिपल्सन हंटिंग दोष के कारण। अल्टरनेटर का जो रोटर है वो कंपन करने लगता है लोड से जोड़ने पर हंटिंग दोष के कारण। एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, अपने क्वेश्चन तैयार होंगे, रिवीजन होंगे। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, 10,500 से अधिक आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, अगर आपका सहयोग सपोर्ट अच्छा रहता है। सफ़ेद धरातल पर काले चिन्ह से कौन से सुरक्षा चिन्ह बनाए जाते हैं दोस्तों, ये भी आपको एक वीडियो में करवाए गए हैं। तो सफ़ेद धरातल पर काले चिन्ह से सुरक्षा चिन्ह, चेतावनी, निषेधात्मक, सकारात्मक, सूचनात्मक। तो इसका राइट आंसर सकारात्मक होगा दोस्तों। इनको आवश्यक, जरूरी, आवश्यक या मैंडेटरी साइन इनको बोलते हैं। तो सकारात्मक चिन्ह होते हैं वो सफ़ेद धरातल पर काले चिन्ह से बने होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक फेरड क्या होता है, एक फेरड क्या होता है, तो फेरड यानी वोल्ट प्रति कुलाम। तो कुलाम प्रति वोल्ट नहीं होगा, और वोल्ट हेनरी नहीं होगा, वोल्ट प्रति कुलाम, सी ऑप्शन, वोल्ट प्रति कुलाम एक फेरड होता है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर को 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम पर दें तो पोल के कितने होंगे, पी बराबर पी यानी पोल ज्ञात करने के लिए एफ इंटू 120/n। तो एफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बताएगी दोस्तों 40 और 120, गति यहाँ पर 600। इस समीकरण को हल करेंगे, 6 दूनी
और 4 दूनी 8, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इस प्रकार के न्यूमेरिकल, छोटे से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, बड़े न्यूमेरिकल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।